नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिविल लाइंस। सिविल लाइंस में आज बातचीत राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा से। गुड्ढा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैनिकों के मुद्दे पर बड़ी चर्चा हो रही है। पूर्व सैनिकों के मुद्दे पर करीब 10 लाख के आसपास उनके परिवार है राजस्थान में, और उनमें एक बेचैनी है कि उनके आरक्षण से छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए, जिस शेखावाटी और झुंझुनू जिले से मैं आता हूँ, वहां पर प्रत्येक परिवार ऐसे हैं जिनमें हर घर के अंदर कोई न कोई सेना से उनका जुड़ाव रहा है, चाहे किसी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, और चाहे धर्म से भी हमारे क्याम खानी है मुसलमान, उनकी जैसे कुछ गांव है उनमें तो एक एक गांव में 5-5 पीढ़ियों से मुसलमानों में भी लोग सेना के अंदर। और हमारे जिले की शेखावाटी की जो पहचान है वो सेना से है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एक सैनिक किस तरीके से उसका जीवन होता है, किस तरीके से उनके परिवार के बच्चों का, ये सारी चीजें हम लोग इन चीजों को लोग रोज जीते हैं, हम लोग इन चीजों। और इसमें उनकी जो परेशानी और उनका जो जज्बा, जब गांव के अंदर बड़ी संख्या में यूथ, एक ही गांव में 200-200, 500-500 की संख्या में यूथ, एक ही जज्बा रहता है। कोई ये नहीं सोचता कि हमें आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, व्यापारी बनना है, नेता बनना है। सारे यूथ में एक है कि मुझे फौज की वर्दी पहननी। और ये मेरे जिले में सर्वाधिक शहीद हुए, सर्वाधिक ऐसे गांव हैं जिन गांवों में एक गांव में 10-10 शहीदों की मूर्तियां लगी हुई, और शहीदों को लोग देवता की तरह पूजते हैं, देवता की तरह। चाहे उनके साथ जब शादी ब्याह होता है तो गंजोड़ी की जात लगती है और लगते हैं लोग, उनको एक ही लोग देवता के रूप में शहीदों को मानते हैं और बड़ा सम्मान रहता है उनके प्रति। और जब सरकार ने काफी फैसले किए, ऐसे जो शहीद का पैकेज 25 लाख से 50 लाख रुपए किया, शहीद के माता पिता के लिए जो पैसे मिलते थे उनको भी जस्ट डबल किया, शहीद को जो 25 बीघा जमीन थी का जो सिस्टम था उसको ये किया कि ये 25 बीघा जमीन नहीं ले तो हम इसको 25 लाख रुपए देंगे। ये हाउसिंग बोर्ड के मकान, वो हाउसिंग बोर्ड के मकान है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, हमारे गाँव के अंदर से सेना की कैंटीन है गाँव में, और मेरी जानकारी के हिसाब से ये जो सरकार ने 12% जब हमारे फौजी भाइयों के लिए, रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए नौकरियों का, एक पढ़े लिखे बच्चों के लिए, जो जवानों के लिए एक जो आरक्षण दिया, इसको हमारे लोग, ये बहुत ही, न उनमें कोई जाति होती है, हर समाज का न कोई जाति का मामला होता है, सैनिक सिर्फ सैनिक होता है। और जब उनको उनके अलग अलग टुकड़ों में उनका बांटा जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है, तो इसका मेरे पास कुछ लोग आए, और सौभाग्य से ये मैं उस जिले से आता हूँ, जिले के साथ साथ मेरे पास वो डिपार्टमेंट भी है जो मेरे पास सेना का वेलफेयर है कि मैं इनके लिए कल्याण के लिए कुछ करूँ उनके, तो इसके लिए मेरी आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। मुझे दोहरी जिम्मेदारी। कहते हैं कि देश में अगर सबसे ज्यादा सैनिक कोई देता है तो झुंझुनू जिला देता है, और अगर ब्लॉक वाइज देखें तो शेरगढ़ जोधपुर का, वहां से सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं। यहाँ तक कि जो आप कायम खानी समुदाय की कह रहे हैं, लगातार 2 शौर्य चक्र उनको मिले हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर शहीदों की बड़ी उनकी कहानियाँ हैं। लेकिन आपकी ही पार्टी के हरीश चौधरी या दूसरे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करना चाहिए, वो कैसे होगा? देखिए, मेरी इस मामले में हरीश जी से चर्चा नहीं हुई, और मुझे उनका क्या व्यू है इसका पता भी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कोई भी उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा ये अलग चीज है, लेकिन मेरा तो ये है कि कम से कम हम लोग सेना को बख्शे। जिस तरीके से ये सेना का, देश की सेना मजबूत होगी, देश मजबूत होगा सारा। और यदि आज किसी भी कंट्री को, चाहे आप दुनिया की किसी भी विकसित या किसी भी कंट्री को ले लो,
जब भी कोई भी बात होती है तो उसकी सेना मजबूत है, अनुशासित है, या सेना का ढांचा कैसा है, इस पर चर्चा होती है सबसे ज्यादा। और आज ये सारी चीजें रोज आ भी रही हमारे सामने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हरीश जी हमारे सीनियर हैं, पंजाब के प्रभारी भी रहे और अभी भी हैं, और कांग्रेस में बड़े जुझारू है, लेकिन इस सेना वाले मामले के अंदर हमारी जो पीड़ाएं हैं उनसे शायद उनको जानकारी नहीं होगी, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ वो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर कि ओबीसी के वर्गीकरण से कई चीज़ें समाधान हो सकता है। तो इसमें कई आयोग बैठे हैं, कईयों के फैसले हैं, और इस मामले में आज भी ये तो सच बात है, जैसे सपेरे हैं, ये गाड़ियां लुहार हैं, और ये बोफा जो सारंगी लेके जो घूमते हैं, बंजारे हैं। बस बंजारों को तो शायद इधर गुजरों के साथ डाल दिया होगा, लेकिन इन ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर आज तक जिनका आरक्षण में उनको कभी आज तक फायदा ही नहीं मिला। मेरे गांव पड़ता है, पंचायत हेडक्वार्टर है नाटास, उसमें लगभग 50 परिवार है एससी के, 50 परिवार। और आजादी के 70 साल बाद में भी उस गांव में झुंझुनू जैसा पढ़ा लिखा गांव जो एजुकेशन में ये लेवल हो, उस जिले में भी नाटास गांव में 50 परिवारों में 70 साल में कोई शेड्यूल कास्ट में एक 4th क्लास नहीं पढ़ा। तो ये आरक्षण की विसंगति तो है ही। मतलब ये जो 70 साल में जो चीज जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां नहीं पहुंची, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो जो लोग फैसला दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ बैठे, उनको करना पड़ेगा। कोर्ट इसके लिए जुडिशरी भी है, और इसके अंदर यदि बोर्ड शरीर का जो आप ओबीसी के बारे में ये बात कर रहे हो, तो इसके लिए मांग भी उठ रही है। ये आज सैनी समाज है, मौर्य है, और इसके अंदर कुशवा है, ये भी आज अलग से आरक्षण मांग रहे हैं। गुजरों को ओबीसी में आरक्षण मिल गया था, फिर भी काफी बड़े मामले हुए और ओबीसी से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं ओबीसी में जो रिजर्वेशन मिला, उसमें बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनके साथ न्याय नहीं हुआ। और एक बार रिपोर्ट में भी देख रहा था कि सिर्फ इसका ओबीसी आरक्षण का 85-90% हिस्सा सिर्फ 5 जातियों तक सीमित रह गया, और इसमें सैकड़ों जातियां हैं जो सिर्फ 10% 15% में सिमटी बैठी है। तो ये है, ये भी माना जा रहा है कि हरीश चौधरी जी भी नाराज हैं मुख्यमंत्री से, आप भी नाराज हैं, और इसलिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं इस तरह के मुद्दे उठाकर। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से तो हरीश जी तो का नाराजगी वाला मामला, तो इसका जवाब तो हरीश जी खुद बढ़िया दे सकते हैं इस मामले के अंदर। और हरीश जी हमारे सरकार में रहे, उन्हें मिनिस्टर रहे, अब वो पंजाब का उन्होंने उद्योग संभाला था, चुनाव, और एक व्यक्ति एक पद की वजह से उनको छोड़ना पड़ा था। तो इस मामले में दूसरी बात है कि वो मुख्यमंत्री जी विपक्ष में राजस्थान से, जोधपुर से आते हैं, हरीश जी बाड़मेर से आते हैं, उनके पहले अच्छे संबंध भी रहे। मुझे ये ज्यादा था, संबंध तो आपके भी अच्छे रहे मुख्यमंत्री से। हाँ, मेरा संबंध रहे। तो अब क्या नाराजगी है? सवाल ये उठता है कि राजेंद्र गुड्डा को गुस्सा क्यों आता है? देखिए, कोई नाराजगी का कोई ज्यादा सा इश्यू नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक विधायक संदीप यादव है चित्तीजारा से, तो 6 में से आज हम बैठे थे, और संदीप यादव से पूछ रहे थे तुझे जिस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया उसका नाम क्या है? तो उसको पूछना पड़ा कि मैं जिस बोर्ड का, उसका नाम कोई नहीं जानता, और सारे बोर्ड है उनके नाम हिंदी में है, लेकिन उसका नाम हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं हो सकता, तो उसका अलग से कोई अंग्रेजी में नाम हो, मुझे पूरा ध्यान भी नहीं है। तो उसको यही पता नहीं उसको क्या बना दिया। अभी मेरे पास लाखन जी हमारे विधायक जो डांग के क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, हाँ उसके, और इधर ये वाजिब है मेरे दोस्त है, ये कह रहे थे हमारे पास न तो कोई ऑफिस है, न हमारे पास कोई गाड़ी है, और ये है। तो जब साथियों के साथ जब दुखी होंगे तो वो पीड़ा तो सामूहिक, वो मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, मेरे पर उन्होंने ट्रस्ट भी किया था, आज मुझे बुलाना भी है। कहते हैं कि एक नाराजगी की बड़ी वजह ये भी है कि गिरिराज मलिंगा वाले केस में आपको यूज किया गया। ये
मलिंगा जी की जो मामला था वो कोर्ट में चला गया और चल रहा है उस मामले में, लेकिन मुझे मलिंगा जी के सरेंडर से पहले मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताया था। यदि बता देते कि मलिंगा जी को अरेस्ट करना है या सरेंडर करना है तो मैं सोचता हूँ उसमें बीच में पड़ता है नहीं पड़ता। तो मतलब कहीं न कहीं गिरिराज भरोसे को चोट लगी है। गिरिराज मलिंगा भावुक आदमी है, तीसरी बार कांग्रेस के विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी से दिल से, मतलब यदि मेरी जानकारी के हिसाब से जो कांग्रेस में 100 से ऊपर विधायक है जो बाहर, उनमें यदि कोई हार्डली मुख्यमंत्री जी से सबसे ज्यादा किसी का जुड़ाव था 2-4 लोगों में, उनमें गिरिराज मलिंगा था। उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई था, मतलब अब नहीं है जुड़ाव, फर्क पड़ा है। एक किस्सा बलजीत यादव जो विधायक हैं बहरोड से, उनका भी बड़ा चर्चा में है कि ऐसी धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जो बनती नहीं है। अब साहब क्या है कि बलजीत यादव निर्दलीय जीत के आए हैं, युवा हैं और हमारे मित्रों में से हैं और बैठते हैं, ये बातें होती रहती है। तो कभी आप बलजीत यादव को यहाँ बैठ बुला लेना तो बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उनके पिताजी की घर में उनकी डेथ हुई थी, शायद उनके पिताजी की डेथ, और उनके पिताजी की डेथ जब हुई थी उस उनका शव घर में रखा हुआ था। शव यात्रा से पहले पुलिस वहां पहुंच गई थी और उस मामले के अंदर कोई मामला भी नहीं था, 323 का मामला था। तो उनके दाह संस्कार के बाद में भी कोई पुलिस की ये इस तरह की औपचारिकता फॉर्मेलिटी की जा सकती थी। इतना कोई मर्डर, डकैती, कोई बलात्कार इस टाइप का मामला नहीं था, बेलेबल था। 323 तो बेलेबल है, पता नहीं आप कभी वो आपके 323 के साथ 120 भी लगाएगी, जो अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प मामला है। मैंने पहली बार सुना ये उनसे, और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 323 में तो कोई षड्यंत्र क्या होगा, ये तो तात्कालिक है, मैंने आपको छू दिया, ये 323 है, आपकी इच्छा के विरुद्ध, इतना ही। और उसमें षड्यंत्र भी हुआ। इसमें क्या षड्यंत्र, लेकिन किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको टच कर देना 323। तो अब राजेंद्र गुड्डा जो है वो सचिन पायलट को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। देखिए इस मामले में काफी कुछ बातें हो चुकी और वो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आपके सोशल मीडिया में सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी बातें। और मेरी जानकारी के हिसाब से वो राजस्थान के अंदर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया कि इस पर कोई बयानबाजी न हो, और हमारे वेणुगोपाल जी का भी बयान आया, और उसमें कई चीजें हैं कि हमारे धारीवाल जी को, महेश जोशी जी को नोटिस मिले हुए हैं, तो ये मामला विचाराधीन भी है। और इसमें दूसरी बात यह है कि मामले में जो भी कुछ होगा वो दिल्ली को करना है। अब राजस्थान में मेरी समझ से इसके अंदर कोई पंचायती है नहीं, तो दिल्ली को करना है, तो अपन उस पंचायती में है ही नहीं। लेकिन लीडरशिप बदलती है तो कितनी संभावनाएं हैं राज वापस लौटने की? हालांकि अब 1 साल बचा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरी समझ से जो पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड रहा, भैरू सिंह जी ने 90 में सरकार बनाई, फिर 93 के अंदर फिर सरकार बनाई भैरू सिंह जी ने, और लगातार 2 बार सरकार बनाई। उसके बाद में 98 के बाद में सरकारें हर 5 साल में चेंज हो रही हैं, और ट्रैक सरकार चेंज होने का है, लोग यही मान के मोटा। और उसके बाद में 90 से लेकर के अब तक कांग्रेस ने अपने बूते एक बार सरकार बनाई है। ये सच बात है कि 7 आम चुनाव हो चुके, कांग्रेस को मेजोरिटी एक बार ही मिली है। कांग्रेस को 2 बार कांग्रेस की सरकार 2008 में और 2018 में, वो हम लोगों ने हम उधार के थे जो भी थे, मतलब उधार के सिंदूर से कांग्रेस की सरकार चलती रही। ये 2008 का चुनाव और 2018 का चुनाव ये कांग्रेस की मेजोरिटी का चुनाव नहीं था। कांग्रेस को तो मेजोरिटी सिर्फ 1998 में मिली थी एक बार,
और ये पिछले 30-32 साल में 35 साल का ही रिकॉर्ड। गहलोत साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये माना जाता है कि वो 153 से 56 पर आ जाते हैं, 100 से 21 पर आ जाते हैं, और इसलिए अब उनको बदल दिया जाना चाहिए, इस तरह की डिमांड आती है। बदलने वाले ऊपर के लोग हैं, रखने वाले ऊपर के लोग हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है, तो मेरे कहने से ये चेंज नहीं हो सकता। जो चीजें हैं गहलोत साहब खुद भी कहते हैं कि मैं रिपीट नहीं कर पाया, और वो कहते मेरी लाइफ में एक ये है कि मैं आज तक सरकार रिपीट नहीं कर पाया, मानते सीएम साहब, और इसके लिए जो भी कारण जनता में जो भी रहे। अच्छा, आपकी नाराजगी मंत्री बनने के बाद से लगातार मानी जा रही है। आपने काफी लंबे वक्त तक तो अपना दफ्तर भी नहीं संभाला, सरकारी गाड़ी नहीं ली, आप अपने इलाके में चले गए। देखिए, जो मुख्य बात ये थी, नाराजगी भी कोई खास बात नहीं होती। जब सरकार को हमने समर्थन दिया है, सरकार मजबूती से चले, सरकार पर संकट आया, उस टाइम में भी हमने वो जो करना चाहिए था वो सब किया, और आउटराइट जाके। और ये तो आपको पता भी होगा, हम तो फ्रंट फुट पर खेलने वाले लोग हैं, फ्रंट फुट पर, और इसीलिए पैदा हुए हैं कि जब धर्मेंद्र जी राठौड़ के घर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, ईडी की इनकम टैक्स ईडी, जो उस रेड के अंदर 150 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान थे। उसमें हमारे साथियों की चोट भी लगी थी, लेकिन हमें जो टास्क दिया वो हमने पूरा किया था। और कहते हैं कि कहानी एक डायरी की थी। देखिए, डायरी हाथ नहीं लगनी चाहिए ईडी के। आपके यहाँ बैठा हूँ तो मैं खुल के बताता हूँ, बंगाल में जो ममता बनर्जी के वहाँ जो इनका ईडी की जो इनकम टैक्स से जो कमिश्नर का टकराव हुआ, और उस मामले में कमिश्नर को कई बार तलब किया गया, हमने तो ये नहीं सोचा कि हम जो हमारे नेता जो कहे वो करो, नेता के इंटरेस्ट में जो करो, और सच बात है। डायरी आखिरकार आपने अपने कब्जे में ले ली। अब ऐसा डायरी में क्या था? वो अब बातें सब पुरानी हो गई, रात गई। मतलब वो जैन डायरी की तरह की कोई कहानी है था जैसे। तो अफसोस होता है आपको कि आपने इतना आउटराइट जा करके फ्रंट फुट पर खेल करके संकट मोचक बने और आपकी बात नहीं सुनी जाती? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस का जो राजस्थान में जो ढांचा बना हुआ है, उसमें जिस समाज से मैं आता हूं उसकी कोई ज्यादा भगत नहीं है उसकी। आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 70 साल में राजपूत समाज का कोई आदमी आज तक राज्यसभा में नहीं गया, और 70 साल में कांग्रेस से। और इसमें मेरे ये समझ में आ रहा है कि हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि, और शायद है कि बीजेपी के अंदर मुसलमान की जो स्थिति है, कमोबेश कांग्रेस में राजस्थान में राजपूत की वो स्थिति है, और उसके बावजूद आप कांग्रेस को समर्थन करते रहे। जनता के हित के लिए क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, और मुख्यमंत्री जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, ये मान के चलते हैं हम कि भाई कास्ट की राजनीति नहीं करते, राजस्थान को बहुत सी चीजों से बाहर रखते हैं, ये सारी चीजें राजस्थान के हित में, राजस्थान के, और अच्छे सरकार ने अच्छे फैसले भी किए, सरकार ने बहुत से फैसले अच्छे किए। मतलब आप प्रो पीपल प्रो पुअर सीएम के तौर पर मानते हैं। फिर क्या वजह है कि आपको लगता है कि अब सरकार लाने के लिए चेहरा बदलना चाहिए? ये तो आलिकमान को सोचना पड़ेगा। सीएम साहब ने भी कहा है कि सोनिया जी जो फैसला करेंगी उसको हम मानेंगे, और ये यदि इसमें जज मैं हूं, मेरे कहने से फैसला हो,
तो मैं फैसला लिखूंगा जब मेरे कहने से कोई तो दिल्ली को करना है, राजस्थान में इसके लिए कुछ नहीं है। अच्छा, उस दिन जो घटना हुई थी, हाईकमान की तरफ से पर्यवेक्षक आए हुए थे, विधायक दल की बैठक थी, आप भी शांति धारीवाल जी के यहाँ गए और वापस बाहर से लौट कर आए। मेरा घर शांति धारीवाल जी के घर के बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मतलब एक ममता भूपेश जी का घर और बीच में है, एक ही लाइन में हमारे घर पास पास में है। मेरा सरकारी घर जो है धारीवाल जी का वो था। तो मैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से झुंझुनू से आ रहा था, बीच में मीडिया के जो लोग थे और वो मुझे जो लगा उस टाइम में कि ठीक नहीं हो रहा। हमें बुलाया गया था CMR और बीच में वो तीसरी चीज थी और उसमें जिस तरीके की चीजें आ रही थी तो उससे कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी को उससे भारी नुकसान हुआ और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठे हैं। जो मुख्यमंत्री एक कॉन्फिडेंस था गांधी परिवार, मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। तो हमारे प्रदेश के हिसाब से, हमारे मुख्यमंत्री जी कद के हिसाब से ठीक नहीं था। तो आपको लग रहा है कि जो सलाहकार हैं वो मुख्यमंत्री के कहीं उनके चक्कर में आ गए वो CM सब मुझे नहीं लगता कि गहलोत साहब का कोई सलाहकार हो सकता है। क्या बना रखा है राजकुमार जी को, डॉक्टर जितेंद्र जी को, संयम लोढ़ा जी को, हमारे कई साथी हैं, रामकेश जी, लेकिन मुझे नहीं लगता इन लोगों की, या CM साहब तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। CM साहब 45 साल पहले 77 में उन्होंने चुनाव लड़ लिया था कांग्रेस पार्टी से और लंबे टाइम से वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को किसी की सलाह की जरूरत है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि पूरी 3D सीरीज चल रही है, धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और देवाराम सैनी की। मैं तो इसे इत्तेफाक नहीं रखता और मेरी समझ से देवाराम जी है जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका मैं तो नहीं मानता। दूसरी वो मुख्यमंत्री जी के से जितने भी OST सबऑर्डिनेट है उनमें देवाराम जी भी एक है। मैं इस देवाराम जी सैनी वाली बात को भी नहीं मानता, मैं धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब की बात को भी नहीं मानता और मैं तो इस मामले में मुख्यमंत्री जी के कद का आदमी राजस्थान में है ही नहीं जी कि उनको कोई सलाह दे दे। मतलब ये सब कुछ जो हुआ कहीं न कहीं वहीं से प्रेरित था। मुख्यमंत्री जी को मुझे नहीं लग रहा कि वो जीते हो। मुख्यमंत्री जी ने शिवचरण माथुर, हरदेव जी जोशी, नवल किशोर शर्मा साहब, नटवर सिंह जी, बलराम जाखड़, परशुराम मदेरणा, रामनिवास जी मिर्दा, बड़े खेत सिंह जी, गुलाब सिंह जी, बड़े बड़े दिग्गज, चंद्रमल जी बैद, उनके साथ बैठे। तो अब क्या है, वो खैर अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो अब ऐसा लगता है कि ये वर्तमान मंत्रिमंडल LKG के बच्चों को बढ़ाना जैसा लगता है उनको, तो मेरी समझ से। मुझे तो इनके राजनीति के अंदर गहलोत साहब का 50 साल के 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन है और जब इन्होंने स्वतंत्र का चुनाव लड़ा पहली बार विधानसभा का, तो मैं तो उस टाइम में मेरी जानकारी के हिसाब से फर्स्ट या सेकंड में पढ़ रहा होगा, पहली दूसरी क्लास में होगा शायद उस टाइम में। तो ये पुरानी बात है, लेकिन दिल्ली का इनके ऊपर आशीर्वाद सदा ही रहा और गहलोत साहब का मैनेजमेंट, उसका कोई मुकाबला नहीं है मैनेजमेंट में और शानदार मैनेजमेंट रहता है इनका। दिल्ली का सिस्टम इनके साथ अच्छा मैनेज रहा। पायलट में किस तरह का भविष्य देखते हैं आप और पायलट के जरिए कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हैं? पायलट साहब से मेरे कोई
बहुत पुराने संबंध नहीं है पायलट साहब से, कि वो बहुत बरसों से ये नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से पायलट साहब अपने मन के अंदर कोई बात छुपाते नहीं है। जो भी बातें वो अपने साथियों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। और अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर 24 सभा करके आए हैं। यदि हमारे प्रदेश का एक युवा नेता और दूसरे स्टेट के अंदर उसको बुलाए और 24 मीटिंग करके आए, और अभी गुजरात के अंदर अब फिर उनको बुलाया जा रहा है, तो पायलट साहब का फेस जो है वो कांग्रेस में युवा फेस है। कांग्रेस के अंदर युवा लीडरों के अंदर राहुल जी, प्रियंका जी, उनके बाद पायलट साहब। आप पन्ना धाय और उदय सिंह की कहानी भी अक्सर उन रिश्तों को देखिए, सच बात है कि आदमी यदि एहसान किसी को नहीं भूलना चाहिए, और एहसान किया भी उस पर जाना चाहिए। गलत जगह एहसान हो जाए तो वो भी कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं होता। मैं कई बार एक छोटा सा किस्सा बोलता हूँ कई बार कि जंगल के अंदर कोई शेरनी थी, वो शिकार करते टाइम खुद शिकार हो गई। शिकार हो तो उसका बच्चा काफी छोटा था और वो अपनी मांद के अंदर भूख से व्याकुल हो रहा था। उधर कोई एक बकरी कई झाड़ियां चल रही होगी, तो उस टाइम में उस बकरी के दूध था, और दूध वो शेर का बच्चा जाके, और उसको अबोध था, वो छोटा था, तो भूखा था, तो वो जाके उसने बकरी का वो स्तन था वो अपने मुंह में ले लिया। बकरी के दूध का प्रेशर था ज्यादा, तो उसने उसको दूध पिला दिया। अब रूटीन ये हुआ कि वो बच्चा बच गया। बकरी का आना जाना होता था और वो उसको दूध मिल जाता था। अब वो जंगल का राजा बन गया। तो उसने एक दिन नीचे के पेड़, जब सर्दी बारिश जाने के बाद जब ग्रीष्म आ रहा था, तो उस टाइम में नीचे के पेड़ जो जल गए थे खाने के लिए, बकरियां परेशान हो रही थी, तो उसने जंगली हाथी को बुलाया। राजा था। उसने कहा इस बकरी का अपने ऊपर बैठा के जो ऊपर पेड़ है इनको रोज तेरी ड्यूटी है कि दिन में 2 घंटे एक बकरी के लिए तू निकालेगा। तो बकरी हाथी के ऊपर थी, हाथी नीचे खड़ा था, और वो कोई पेड़ को टहनियां चल रही थी, खा रही थी उसको। उधर से बुगला निकला, तो बगुले ने उसको देखा, तो हाथी से पूछा, बोले ये क्या माजरा है? तो उसने कहा एहसान, इसने किसी के ऊपर एहसान किया है, और इसलिए इसको जिसके ऊपर एहसान किया वो एहसान मान रहा है। बुगले के दिमाग में वो एहसान वाला वायरस घुस गया। वो सरोवर के पास गया, तो बेसिकली तो चूहे को उस बुगले की डाइट होता है, जैसे शेर की डाइट बकरी, लेकिन उसके दिमाग में वो वायरस घुस गया एहसान वाला। तो उसने उस चूया जो पानी के अंदर तड़पड़ा रही थी, ठंडा पानी था, नहीं निकल पा रही थी सरोवर में, तो उसने बजाय उसको खाने के उसको बाहर निकाला, और उस सर्दी की वजह से, ठंडे पानी की वजह से उसकी हालत खराब थी, तो पंख में दबा के उसको हीट दी। हीट देने के बाद में उसमें जब गर्मी आ गई, जान आ गई चूहे में, तो उसने सबसे पहले उस बगुले का पंख काट दिया। तो पंख कटने के बाद बगुला तो पराधीन हो गया था, उड़ना बेकार हो गया था। तो वो फिर लटके हुए पंख से परेशान होता वो हाथी के पीछे गया। बोले काय का एहसान है? बोले मेरी ये हालत हो गई। बोले किसी गलत जगह एहसान कर दिया तुमने। एहसान किसी शेर पर करता, किसी चूहे पर कर दिया होगा। तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से एहसान मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते। तो वो पन्ना धाई और उदय सिंह के जमाने का रिश्ता वो ऐसा लगातार रहेगा। ऐसा आपको बताऊं कि जिन महाराणा प्रताप पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज बिहार में औरंगाबाद में जाओ, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, महाराणा प्रताप की जो स्टेचू हमें मिलती है, और पूरा हिंदुस्तान ही उसके ऊपर प्राउड करने वाला फेस भी था।
और उनको पिता को अपने बेटे की कुर्बानी देख के पन्ना धाय ने जो एक हमारे समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया, तो हम उसके ऋणी हैं। हम पन्ना धाय और गुर्जर समाज के जो चंदन की कुर्बानी, जो बलिदान देके उन्होंने एक हमारे मेवाड़ और राजपुताना पर जो उस टाइम उस जमाने में बोला जाता था, उस वजह से उसके ऋणी है। उस रिश्ते को आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, राजेश मेरा गुर्जर मुझे साथ देता है। आपको बताऊं, मैंने 4 चुनाव लड़ लिए, हर चुनाव में गुर्जर समाज की मेजोरिटी वोट मेरे साथ रहे सदा, बिना पार्टी। तो ये थे सिविल लाइंस में राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। आप देख रहे हैं थिंक 360। खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए बने रहिए।